का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। यानी कि मौर्य साम्राज्य के दौरान, मौर्य काल के दौरान वहाँ की प्रशासन व्यवस्था को कैसे नियंत्रित किया जा सकता था। तो यानी कि मौर्यकालीन प्रशासन के की बात करें तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था और पूर्णतः यह केंद्रीकृत नौकरशाही प्रशासन तंत्र था। यानी कि केंद्रीकृत का मतलब हुआ कि प्रमुख शक्ति का स्रोत एक व्यक्ति के पास था, जिसे हम सम्राट कहते थे, यानी कि राजा कहते थे। सर्वशक्ति सम्राट के पास थी और सम्राट की सहायता के लिए अमात्य या मंत्री होते थे। और इन मंत्री, यदि हम बात करें अमात्य की, अमात्य राजा के बाद दूसरा स्थान बताया गया है अर्थशास्त्र में, कि अमात्य का स्थान अर्थशास्त्र में दूसरे स्थान पर बताया गया है। सम्राट प्रशासन का स्रोत होता था। सम्राट के अंदर ही विधि, न्याय और सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट को ही माना जाता था। इसलिए सब कहते हैं कि जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी, ये एक केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद यदि हम बात करें उपदा निरीक्षण की, उपदा निरीक्षण होता है मंत्रियों की नियुक्ति हेतु उनके चरित्र को जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा निरीक्षण कहा गया। मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक विभाग को 8 भागों में विभाजित किया गया था और उनके कुछ अधिकार थे। जैसे मंत्री या पुरोहित को प्रधानमंत्री कहा गया, समाहर्ता को कर की वसूली करने वाला राजस्व या फिर कर या राजस्व की वसूली करने वाला। उसके बाद संविधाता कोषाध्यक्ष था। सेनापति युद्ध विभाग का अधिकारी होता था। युवराज उत्तराधिकारी, जबकि प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश कहलाता था। नायक सेना का संचालक, प्रांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था, जबकि व्यवहारिक दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश होता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष मंत्री परिषद का सचिव होता था। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रधानकर्ता होता था। उसके बाद है अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। दुर्गपाल किलों का प्रबंधक, जबकि प्रशस्ता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाले होता था। यानी कि जो राजकीय कागजात होते हैं, लिपिबंद किए जाते थे, उनको सुरक्षित ये रखता था। नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। दोवारिक राजमहल की देखरेख करने वाला अधिकारी। अंतर्वशिक राजा की अंगरक्षा सेना का प्रधान अधिकारी होता था और आठविक वन विभाग का अधिकारी होता था। ऐसे ही कौटिल्य ने राज्य को सप्तांग सिद्धांत पर निर्देशित किया था। यानी कि पूरे के पूरे राज्य को 7 अंगों में विभाजित कौटिल्य के द्वारा किया गया। जैसे सम्राट को सिर की उपाधि दी गई, सिर के समान माना गया। अमात्य को आंख, जनपद यानी कि वहाँ की जो क्षेत्रीय जनसंख्या थी उसको जंगा, दुर्ग को बाहें, कोष यानी कि धन को मुख, जबकि सेना यानी बल को मस्तिष्क, मित्र को कान। राजा को इन सातों अंगों की आत्मा कहा गया कौटिल्य के द्वारा, कि ये सारे के सारे 7 अंग हैं और इनकी जो आत्मा है वो राजा है, क्योंकि सारे के सारे राजा के अंदर प्रविष्ट है। राज्य की संरचना की बात करें, मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था, लेकिन अशोक के समय ये 5 प्रांतों में विभाजित हो गया था, क्योंकि अशोक ने जब कलिंग की युद्ध के बाद, कलिंग विजय के बाद कलिंग को 5वां प्रांत घोषित किया था। यदि हम इसके प्रादेशिक विभाजन की बात करें, प्रांतीय प्रशासन की, प्रांत जिसका प्रमुख अधिकारी कुमार या आर्यभूत होता था। प्रांत जो विभाजित था, इसके प्रमुख अधिकारी कुमार या आर्यभूत, जबकि प्रांत के बाद आता है मंडल। मंडल यानी जिसे हम कमिश्नरी भी कह सकते हैं, और इसके प्रमुख अधिकारी थे प्रदेष्टा या फिर प्रादेशिक। उसके बाद आता है आहार, विषय या आज का जिला। इसके जो अध्यक्ष होते थे, प्रमुख अधिकारी होते थे, विषयपति या स्थानिक होते थे। उसके बाद स्थानिक 800 ग्रामों का समूह होता था। उसके बाद आता है द्रोणमुख, जो कि 400 ग्रामों का समूह होता था। खारविटिक, ये 200 ग्रामों का समूह। संग्रहण 10 ग्रामों का समूह होता था और इसके प्रमुख अधिकारी होते थे गोप। इसके के बाद आता ग्राम, ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्रामीणी होता था। यदि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों की बात करें कि 5 प्रांत कैसे विभाजित थे। पहला प्रांत है उत्तरी प्रांत, जिसे उत्तरापथ तक्षशिला से कंट्रोल किया जाता था। यानी कि प्रमुख शक्ति उत्तरापथ इसका हेडक्वार्टर था, या कह सकते हैं राजधानी थी। उसके बाद पश्चिमी प्रांत, जिसे अतिपथ कहा गया, ये अवंती और उज्जैन में
इसकी राजधानी थी। पूर्वी प्रांत कलिंग, जिसे कलिंग की राजधानी तोसली थी, ये अशोक के समय में जोड़ा गया था। दक्षिणी प्रांत सुवर्णगिरी, केंद्रीय प्रांत रांची या पाटलिपुत्र से केंद्रीय प्रांत में ही मगध आता है। उसके बाद ये इनका प्रशासन कुमार या आर्यपुत्र द्वारा नियंत्रित होता था, यानी कि जो भी ये सारे के सारे प्रांत थे, इनको नियंत्रित करने के जो करता था या तो कुमार फिर या आर्यपुत्र कहता था। उनकी सहायता के लिए महामाया पात्र भी होते थे जो इनकी सहायता करते थे। उसके बाद है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन इसे विष या आहार कहा गया और इसके जो प्रमुख अधिकारी थे उसको विषपति कहा गया। मेगास्थनीज ने इसको एग्रोनोमोई कहा, जबकि ये मौर्य काल में इसे विषपति कहा जाता था। इसके प्रमुख अधिकारी थे युक्त, राजूक और प्रादेशिक, जो कि केंद्र व स्थानीय शासन के बीच कड़ी का काम करते थे। युक्त की नियुक्ति अशोक के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, जो युक्त है इसकी नियुक्ति अशोक के द्वारा की गई थी, जबकि राजूक और प्रादेशिक पहले से ही अधिकारी नियुक्त होते आए हैं। उसके बाद यदि हम बात करें नगर प्रशासन की, नगर प्रशासन के अधिकारी को मेगास्थनीज ने एस्ट्रोनोमोई कहा और इसके लिए 6 समितियां बनाई गई थी, जिसमें प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ये 6 समितियां कौन सी थी? पहली समिति है शिल्प कला समिति, ये उद्योग व कारीगरों पर नियंत्रण रखती थी। उसके बाद है वादेशिक समिति, जो विदेशियों पर नियंत्रण रखती थी। जनसंख्या समिति, जन्म व मरण का पंजीकरण करती थी। वाणिज्य समिति, व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण रखती थी। उसके बाद है वस्तु निरीक्षण समिति, जो वजन और मापन के विनियमन पर नियंत्रण रखती थी। उसके बाद है कर समिति, जो कि बिक्री कर और चुंगी को वसूल करती थी। ये था प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल की। उसके बाद सैन्य व्यवस्था है, उसको हम कल पढ़ेंगे।